किसान बहन भाइयों नमस्कार। आप जानते हैं कि हर बुधवार हम पशुओं के लिए प्रोग्राम रखते हैं और इसी दिन हम पशुओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे बकरी के बारे में। बकरी क्योंकि एक गरीब की गाय है और बकरी का जो है रख रखाव देखभाल कितना ज़रूरी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आइए उसके बारे में जानकारी लीजिए खबरें खेती से। कृषि मंत्री ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए जाएंगे ब्राजील। पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ। महाराष्ट्र सरकार सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी। फरवरी में वर्ष दर वर्ष अनुसार खल का निर्यात 41% गिरा। और सरकार ने नए सीजन की चीनी का निर्यात का पहला सौदा किया। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए 11 से 13 मार्च तक ब्राजील रहेंगे। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की ये चौथी बैठक है। ब्राजील के ब्राजिलिया में ब्रिक्स देशों के कृषि व कृषि विकास मंत्रियों की चौथी बैठक होने जा रही है। इसी बैठक के सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 11 से 13 मार्च 2015 तक ब्राजील में रहेंगे। इस बैठक में 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्री कृषि व खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर मौकों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा के साथ जलवायु परिवर्तन, नवाचार, कृषि प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश के विषय में भी बैठक में चर्चा की जाएगी। असल में 2011 में कृषि सहकार्य पर एक एक्शन प्लान बना था जिसे 2012 से 2016 तक में लागू किया जाना है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की ये सालाना बैठक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 की शुरुआत 10 मार्च को हो गई है। कल पूसा संस्थान में कृषि विज्ञान मेला 2015 का शुभारंभ हुआ। इस मेले का उद्घाटन कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री सिराज हुसैन ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री हुसैन ने पूसा कृषि विज्ञान मेले के किसान भाई बहनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में बताया। हम सभी के लिए बड़े फख्र की बात है कि आज हम एक ऐसे संस्थान में हैं जिसने, जैसा कि बताया गया, हमारे मुल्क में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया। इसी के साथ साथ हम सभी वाकिफ़ हैं कि 11-21 जिसको हम बासमती कहते हैं 11-21 वैरायटी बहुत पॉपुलर हुई और अब कुछ साल पहले जो 1509 बासमती की वैरायटी ब्रीड की है, मुझे अभी डायरेक्टर साहिबा ने बताया कि 5 सिंचाइयाँ उससे बच जाती हैं क्योंकि 20 दिन पहले वो फसल तैयार हो जाती है। ये सब कारनामे IRI ने अंजाम दिए हैं और आप इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये सरकार की ये कोशिश होगी कि देश में एक ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट हो जिससे किसान के ऊपर ये बंदिश ना हो कि वो किसी मंडी में ही ज़रूर ले जाकर केवल मंडी के अंदर ही अपनी फसल को बेच सकता है। इसके लिए कई तरह के मॉडल पर काम चल रहा है और कर्नाटक में इस तरह की मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यापारी कहीं भी बैठा है पूरे देश में, वो अगर कोई चीज़ किसी मंडी से ख़रीदना चाहता है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से वो चीज़ खरीद सकता है। इस अवसर पर संस्थान की निदेशिका डॉक्टर रविंद्र कौर के अलावा अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। यह मेला 12 मार्च तक चलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए उपलब्ध पानी के संसाधनों के उचित उपयोग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को प्रयोग में लाने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र में मौजूदा संस्थानों से पानी निकालकर राज्य के खेतों में पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग का फैसला किया है। जल संसाधनों के उचित, समान व टिकाऊ रूप से उपयोग के जरिए किसान को सिंचाई से जोड़ने में अत्याधुनिक तकनीकें बेहतर कारगर होंगी। इस कार्य के लिए एक टेक्नोलॉजी अप्रूवल एजेंसी यानी प्रौद्योगिकी को मान्यता देने वाली एक एजेंसी को स्थापित किया जाएगा। किसानों को सशक्त बनाने के साथ पुरानी परियोजनाओं को दोबारा से दुरुस्त करना, भूजल व सतही जल का विवेकपूर्ण उपयोग के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में लोगों को पानी, स्वच्छता और अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विश्व बैंक की मदद से महाराष्ट्र के 12 जिलों में जल स्वराज्य द्वितीय कार्यक्रम शुरू करेगी। भारत का खल का निर्यात वर्ष दर वर्ष की तुलना में फरवरी 2015 में 41% गिर गया है। इसका प्रमुख कारण देश में ही खल की बढ़ती खपत को माना जा रहा है। देश में खल का निर्यात बीते वर्ष की समान अवधि के अनुपात में फरवरी 2015 में 41% गिर गया है। फरवरी 2015 में खल का निर्यात 1,81,996 टन ही हुआ है। ऑयल मिल यानी खल का निर्यात कम होने की प्रमुख वजह से देश में ही इसकी बढ़ती खपत को माना जा रहा है, जो विशेषज्ञों के अनुसार अच्छे संकेत हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार अकेले सोया मिल यानी सोयाबीन की खल के निर्यात में ही करीब 65% की गिरावट दर्ज की गई है। सोयाबीन खल का निर्यात फरवरी 2015 में 64,514 टन ही हुआ है। पशु चारे के रूप में उपयोग होने वाली खल की घरेलू खपत बढ़ने से देश में दूध उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही दूध उत्पादन की लागत में भी कमी आ रही है। पशुओं में दूध बढ़ाने में खल काफी अहम है और इससे दूध की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तुरंत लाभ पाने के उद्देश्य से किसान खल को बाजार में बेच देता था, जिसे विदेश भेज दिया जाता था, लेकिन इसकी तुलना में पशु को खल खिलाकर अधिक दूध उत्पादन लेना किसान के लिए अधिक लाभकारी साबित हो रहा है। सरकार ने चीनी मिलों को राहत देते हुए 50,000 टन रॉ शुगर के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इससे मिलों को चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को खपाने में मदद मिलेगी। सरकार ने चीनी मिलों को 50,000 टन रॉ शुगर के निर्यात की मंजूरी दे दी है और अब तक 20,000 टन रॉ शुगर का सौदा हो चुका है। विश्व भर में चीनी के अधिक उत्पादन होने के कारण इसके दामों पर दबाव बना हुआ है। मिलों ने $340 से $365 प्रति टन के हिसाब से सौदा तय किया है। अभी तक तय हुआ 20,000 टन चीनी का सौदा पूरी तरह अफ्रीका के साथ ही हुआ है। विश्व में ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत से चीनी का निर्यात खुल जाने से न्यूयॉर्क में चीनी के बेंचमार्क दामों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि भारत से करीब 10 लाख टन रॉ शुगर का निर्यात होता है, लेकिन अभी तक भारत से चीनी के सबसे बड़े आयातक ईरान ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ईरान भारत से करीब 5 लाख टन चीनी आयात करता है। सरकार चीनी मिलों को 4,000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के गिरते दामों से मिलों के नुकसान की भरपाई हो सके। देश में इस वर्ष चीनी का उत्पादन 2,60,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष चीनी उत्पादन 2,44,00,000 टन हुआ था। देश में चीनी की खपत करीब 2,20,00,000 टन है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी गड़बड़ी के चलते उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा सहित मध्य प्रदेश, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बौछारें व ओले पड़ने की संभावना है। जम्मू व कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। किसानों को सलाह है कि बीते सप्ताह की वर्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों तथा खड़ी फसलों में जल निकास का प्रबंधन करें। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान भाई किसी भी प्रकार का छिड़काव तथा सभी फसलों में सिंचाई ना करें तथा कटी हुई फसलों को ढक कर रखें। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में,
तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हमारा जो पशुपालक है, गाय पालता है, भैंस पालता है, भेड़ पालता है, बकरी पालता है, और ख़ास तौर पर आज हम आपको जानकारी देंगे बकरी के बारे में, क्योंकि बकरी में बहुत गुण हैं। बकरी का दूध बहुत गुणकारी है, बकरी की मींगन बहुत खाद में काम आती है, बकरी का मीट काम आता है, और बकरी का यूँ समझो कि खुर से लेकर चोटी तक हर हिस्सा काम में आता है। लेकिन हम आपको आज जानकारी देंगे बकरी के बारे में। हम बकरी केंद्र अनुसंधान संस्था मखदूम में आए हुए हैं। यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर SK अग्रवाल से आपकी मुलाकात कराते हैं। बकरी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण उसका पालन पोषण बड़े पशुओं की तुलना में बहुत आसान है। परिवार की महिलाएं या बच्चे आसानी से बकरियों की देखभाल कर सकते हैं। बकरी पालन को अच्छे ढंग से करके अच्छा धन कमाया जा सकता है। अब बकरी पालन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है, जिसके कारण बकरी पालकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकरी पालकों को जब भी पैसे की जरूरत होती है, वे बाजार में बकरी या उनके बच्चों को बेचकर अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन अपने कदम उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे बकरी के बारे में, क्योंकि बकरी एक ऐसा व्यवसाय है जिसको गरीब से गरीब भी बकरी पाल सकता है। 5-7 बकरी पालने वाला भी अपना घरेलू खर्च चला सकता है, और उसके अलावा सैकड़ों बकरी पालने वाला भी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। बकरी जो है पूरे मौसम में, पूरे समय जो है किसान को कभी दूध देती है, कभी मीट देती है, तो ये व्यवसाय जो है काफ़ी अच्छा है। तो आज हम ऐसी एक संस्था है बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर SK अग्रवाल। डॉक्टर साहब, हम आपके बकरी अनुसंधान संस्था में आए, हमने देखा कि बकरी तो बड़ी तरीके से पाल रखी है, आपने कई किस्में पाल रखी हैं और काफ़ी स्वस्थ भी हैं आपकी बकरी। तो इस बकरी को, अब सर्दियाँ तो चली गई, अब गर्मियाँ आ रही हैं। अब गर्मियों के दिनों में बकरी को छाया भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और एक हमारा जो किसान है, घरेलू किसान है, वो तो बकरी पालता है अपने हिसाब से, थोड़ी भी पालता है, ज़्यादा भी पालता है। लेकिन आपके वैज्ञानिक तरीके से इस गर्मी से कैसे बचा जाए जो कि बकरी बीमार ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सके। सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत संस्थान के अंदर। और जहाँ तक प्रश्न है कि किस तरीके का बकरी पालन करें गर्मी के मौसम में, आने वाले समय में गर्मी का समय है, और गर्मी के मौसम में बकरी पालन के अंदर 2 चीज़ों का समुचित ध्यान रखना चाहिए। एक तो बकरियों को ठीक मात्रा में पानी मिले, दूसरा बकरियों को डायरेक्ट सन में एक्सपोजर ना हो। जो दोपहर का समय होता है, 12 बजे से 2 बजे का समय होता है, जिस समय गर्मी बहुत होती है, उस समय बकरियों को डायरेक्ट सन में एक्सपोज न करें, और बकरी को अगर चराने ले जाएं तो बकरी को छाया में चराएं। दूसरा, प्रबंधन की इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके अंदर पशु के जो आहार है उसके अंदर हरा चारा मिले। हरा चारे से जो पानी की मात्रा होती है उसकी कमी नहीं होनी पाती है, और जो शरीर के अंदर खनिज लवण है उनकी जो आवश्यकता उसको पूरा करते रहते हैं। इस तरीके से अगर खनिज लवण की आवश्यकता को पूरा होती रहती है और हरे चारे का प्रबंधन आप गर्मी के दिनों में करते हैं, तो बहुत हद तक ये देखा जाता है कि पानी की कमी को बचाया जा सकता है। और बकरियों का आवास इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर समुचित हवा का आना जाना हो सके, जिससे अंदर वो गर्मी में एक्सपोज ना हो पाए। और तीसरी बात है कि ओवर क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए। छोटे से जगह के अंदर बहुत से ज़्यादा बकरी एक साथ नहीं रखनी चाहिए, जिसके वजह से ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है कि उसका बकरियों का तापमान बढ़ने लगता है और बकरियों के अंदर बीमारियों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बकरियों के ऊपर जो गर्मी का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक नहीं होगा और बकरी पालन सुचारू रूप से गर्मी के मौसम में भी किया जा सकेगा। हमारा किसान जो है बकरी पालक बहुत होशियार है।
वो अपनी बकरियों को बड़े हिसाब से पालता है, उसका देख रेख करता है, बिछावन करता है, पानी सही समय पर पिलाता है और छाया में भी रखता है। लेकिन फिर भी बकरी बीमार हो जाती है। अब बीमार बकरी की कैसे देख रेख की जाए, कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। बकरी के अंदर जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी गाय और भैंसों से ज़्यादा है। इसीलिए बकरी हमारे पूरे देश में कश्मीर से लेके जहाँ टेम्परेचर लद्दाख का -डिग्री में रहता है, -10 रहता है, वहाँ पर भी बकरी पाई जाती हैं। और जहाँ पर टेम्परेचर 49-50 गर्मियों के दिन पहुँच जाता है, राजस्थान और मथुरा जहाँ पर हम लोग हैं, वहाँ पर भी बकरियाँ अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। और जहाँ बहुत पानी बरसता है, आसाम, चेरापूंजी, वहाँ पर भी बकरियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फिर भी अगर समुचित प्रबंधन न किया जाए तो बकरियाँ बीमार हो जाती हैं। और मुख्य लक्षण ये है कि जो बकरी बीमार होगी वो पीछे हो जाएगी या वो सुस्त हो जाएगी। अगर आप दाना डालते हैं, चारा डालते हैं, तो जो बकरियां दौड़ के चारा दाना को पकड़ने या खाने के लिए जाती हैं, उसमें जो बकरी सबसे पीछे होगी, सुस्त होगी, आप समझ जाएंगे कि यह अमुक बकरी बीमार है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है जानने के लिए कि कौन सी हमारी बकरी पूरे फ्लॉक में या पूरे रेवड़ में बीमार है। आप दाना डालिए और बकरी तुरंत दाना खाने के लिए जाएगी। जो बकरियां पीछे रह जाती हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए कि क्यों ये पीछे रह गई, ज़रूर कुछ न कुछ कमी है, इसलिए वो बीमार है। और उनका समुचित रूप से जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं उनको देखना चाहिए और किस तरीके की बीमारी है, क्या लक्षण है, उनके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है कि नहीं, उनको कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल है, नाक से पानी तो नहीं निकल रहा है, या उनकी कंजंक्टिवा आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बहुत लाल है। इस तरीके की अगर उनके अंदर बीमारी हैं तो समझना चाहिए कोई विषाणु या कोई जीवाणु जनित बीमारी उनके अंदर हो रही है। और एक जो कॉमन बीमारी है, जैसा कि देखा जाता है बकरियों के अंदर, अगर उनके अंदर अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी हैं, अगर बाह्य परजीवी हैं तो बकरी की जो खाल है, बकरी का जो अपीयरेंस है वो रफल्ड होगा। रफल्ड मतलब ऐसा लगेगा कि ये स्वस्थ नहीं, चमकदार नहीं होंगी। जैसा कि आप हमारे यहाँ बकरियों में देख रहे हैं, देखिए एकदम चमकदार बकरियां हैं, तो आपको लगेगा कि अमुक बकरी एकदम चमकदार है, बढ़िया है, तो इसके अंदर कोई परजीवी प्रभाव नहीं है। इसी तरीके से अगर अंतः परजीवी भी है तो वो बकरी एकदम दुबली होगी, उसकी हड्डी दिखाई देगी, उसकी जो खाल है और उसके जो बाल है उसकी चमक कम होगी। तो ये समझा जाता है कि इसके अंदर कोई इंटरनल पैरासाइट है। और उसका जो मैग्नी होगी वो भी लूज होगी। इस वजह से जो इंटेस्टाइन का जो रोल है, इंटेस्टाइन से जो डाइजेशन है, इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है और इन परजीवी के वजह से बकरी बीमार हो जाती है। बकरी पालक को जानकारी ज़रूर चाहिए। अब जानकारी के लिए आपकी संस्था जो है वो क्या करती है, कैसे ट्रेनिंग देती है, कितने दिन की ट्रेनिंग देती है और कैसा खान पान है और क्या खर्चा आता है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, प्रशिक्षण इस संस्थान की एक अहम एक्टिविटी है और करीब हर महीने हम प्रशिक्षण देते हैं। और साल में 4 तो बड़े प्रशिक्षण होते हैं जो 10 दिन के होते हैं। उसके अंदर पूरे देश से जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो हमारे पास आते हैं और उनको हम हर विषय में प्रशिक्षण देते हैं और व्यवहारिक प्रशिक्षण ज़्यादा देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल हम ज़्यादा कराते हैं। चाहे किस तरीके से उनकी आहार व्यवस्था की जाए, चाहे विभिन्न प्रकार के किस तरीके से टीकाकरण किया जाए और विभिन्न प्रकार के किस तरीके से हम अंतः और बाह्य परजीवी के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ कब दें, उनके बारे में ज्ञान देते हैं। किस तरीके से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरीके से अच्छे नर का सिलेक्शन करना है, उस नर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमको इनके उत्पादों पर ध्यान देना है और कब बकरी की मार्केटिंग की जाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इन सब चीज़ का समुचित ज्ञान हम उनको इस प्रशिक्षण के दौरान देते हैं। और बहुत से ऐसे प्रशिक्षण हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, उनके द्वारा भी जो उनकी मांग होती है, उनके अप्रूव जो वेटरनरी ऑफिसर्स हैं या जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग साइंटिफिक गोट फार्मिंग की देते हैं इस संस्थान के अंदर। और इस प्रशिक्षण के द्वारा वो अपने क्षेत्रों में जाकर बकरी का किस तरीके से उत्पादन में वृद्धि करते हैं, बकरी पालन को किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, इन सब का समावेश वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने प्रदेशों में जाकर अपने अपने स्थानों में जाके करते हैं। और इसी वजह से बकरी पालन के ऊपर सरकार का और जो हमारे सारे फार्मर्स हैं जो पशुधन में आस्था रखते हैं, पशुधन को पालते हैं, उनमें बकरी पालन का चलन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक किसान जो है बकरी पालना चाहता है,
उसको बकरी का कुछ इल्म नहीं, ABCD का बकरी कैसे पाली जाए। तो आपकी संस्था उस बकरी पालक किसान को कैसे ट्रेनिंग देती है और कितने दिन की ट्रेनिंग देती है, क्या उसका खर्चा आता है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी किसान भाइयों को दीजिए। देखिए, ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अहम संस्थान है जो बकरी के ऊपर समर्पित है। बकरी में पाए जाने वाले हर तरीके का समस्या का समाधान के लिए हम यहाँ काम करते हैं, चाहे वो वैक्सीन डेवलपमेंट की बात हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार की आहार व्यवस्था की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार के आवास व्यवस्था की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार के ब्रीड इम्प्रूवमेंट की प्रोग्राम हो, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इनको यूज़ करके ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन सब विषय पर हम यहाँ पर शोध करते हैं। और इन शोध को हम किसानों तक या इंडस्ट्री तक किस तरीके से पहुँचाएँ, इसकी हम पूरी प्रसार शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ से शिक्षण प्राप्त करने के बाद मुझे गर्व होता है आपको बताते हुए, ऐसे किसान हैं जो हमसे मुखातिब होते हैं। और अभी भी NDRI करनाल के अंदर कृषि मेला लगा हुआ था, वहाँ पर कुछ हमारे प्रशिक्षण दिए हुए किसान हैं जिनके पास बड़े बड़े गोट फार्म हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है और उन्होंने जब बताया कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस व्यवसाय को चला रहे हैं, तो जान के अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलिए, हमारा जो संस्थान है वो ट्रेनिंग देके युवाओं को बकरी पालन के साथ जोड़ रहा है, उनकी जीविका को सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि वो देश के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो यही हमारे संस्थान का प्रमुख योगदान है। डॉक्टर साहब, आपने जो हमें जानकारी दी कि गर्मियों के दिनों में बकरी को ऐसा रखना चाहिए, बीमार हो जाए तो उसको ऐसे रखना चाहिए, और गर्मी से, सर्दी से, बरसात से ऐसे बचना चाहिए, आपने किसानों को पूरी अच्छी जानकारी दी। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें निदेशक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरहा 281122, मथुरा, उत्तर प्रदेश। संस्थान का दूरभाष नंबर है 0565276338। संस्थान के निदेशक का ईमेल है skagarwal@gmail.com। संस्थान की वेबसाइट है www.cirg.res.in। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रस्तुत करते हैं अखिल भारतीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015, 10 से 12 मार्च 2015। पूसा कृषि विज्ञान मेले में फसल उत्पादन तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र पर किसानों का भ्रमण एवं विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रदर्शन एवं बिक्री भी होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800118989 में, या फिर लॉग इन करें www.iari.res.in में। चलो उठो जागो किसान, चलो चलें पूसा संस्थान। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव
प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, अब चलते चलते हम आपको कल के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। तो अब हमारा कृषि दर्शन का समय समाप्त होता है। किसान बहन भाइयों, नमस्कार।